आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम में एक जो इसके पिछले वाले वीडियो में 36 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इसके जस्ट बाद आपको 37 से 70 तक कराने वाले हैं। तो आप एक एक करके देखिए, सबका बेहतरीन सॉल्यूशन और आपको हर एक क्वेश्चन बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए 37 से 70 तक क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं 1 से लेके 36 तक, 36 तक बता दिए। तो चलिए आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, चुंबकीय, देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि देखिए चुंबकीय यामियोत्तर, चुंबकीय यामियोत्तर और आपको एवं भौगोलिक यामियोत्तर के बीच का कोण होता है, बीच का कोण होता है। तो क्या होता है, यानी पूछा है कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड। तो देखिए जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इसको समझाने के लिए हमने एक फिगर का इस्तेमाल आप लोग के लिए किया है। देखिए यह पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन होता है, मतलब भौगोलिक यामियोत्तर और चुंबकीय यामियोत्तर। देखिए यहाँ लिखा है मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या तो यहीं पर कहीं ना कहीं हम लोग को देखिए यहाँ मैग्नेटिक जो है, मैग्नेटिक मेरिडियन है बगल में। अब देखिए जो यहाँ पे एंगल बनते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर पर, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में हम लोग को कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है देख सकते हैं कि द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल, चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के बीच जो कोण बनता है। यामियोत्तर क्या होता है, देखिए यहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर है, मतलब एक लाइन है यहाँ पे, और यहाँ पे यह मैग्नेटिक इक्वेटर है, और यह क्या है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। तो इसके प्लेन के बीच जो एंगल बनता है उसको हम दिक्पात का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यहाँ पर आपको दिक्पात का कोण, तो दिक्पात का कोण कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तलों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस होगी, देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ material of the lens is 1.5, the focal length of lens is। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसा एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। थोड़ा यहाँ बना लेते हैं, आज इसको क्या हो गया है, चलिए यहाँ पे एक लेंस बना लेना है। इसमें कह रहा है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वह 20 सेंटीमीटर है, और इसका भी कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब R1 भी है 20, और इस वाला सरफेस, दूसरे सरफेस, दो सरफेस से लेंस बनता है, तो दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 है, और इस जो मीडियम से बना है उसका मान है 1.5। तो कह रहा है इसकी फोकस क्या होगी। तो आप देखिएगा फोकस जो होता है, सूत्र होता है लेंस मेकर फार्मूला से 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर हम इस पर बैठाएं
तो 1/f, एफ के जगह क्या बैठाएगा, एफ निकालना है, वो म्यू के जगह 1.5 माइनस 1 इंटू R1 के जगह 20 माइनस R2 के जगह कितना 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि एक सरफेस का रेडियस प्लस में होगा तो एगो का माइनस में क्या। तो चलिए हम थोड़ा नीचे और देख ले, सुनिए। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 और यह हो जाएगा इसका एलसीएम 20, यह हो जाएगा 2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 10, यानी 0.5 इंटू 1/10 है, दशमलव उड़ा दें 100, कितना आ जाएगा 20, यानी 1/f का मान कितना आ गया 1/20, तो f बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए अगर मीटर में है तो मीटर में देख लीजिए सेंटीमीटर, तो फोकस भी हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य और तरंग एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। कह रहा है कि फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। अब देखिए कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा, कह रहा कि क्या वेलोसिटी सेम होगा, एनर्जी सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा, एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि मास में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वह होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का जो मास होता है वह कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और कह रहा है इसका वेवलेंथ सेम है, इन दोनों का वेवलेंथ सेम है, ठीक है। तो आप देखिएगा अगर हम बात करें वेग की तो वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी, गलत है। एनर्जी सेम नहीं होगी क्योंकि एनर्जी जो है वेलोसिटी पर ही, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। संवेग की बात करें तो आप देखिएगा, देखिए मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तो देखिए एक का मास अगर ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी कम होगा, अब वेलोसिटी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम, अब मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं इसकी मोमेंटम जौन हो जाएगा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब कंपेयरिंग हो जाएंगे। मान लीजिए इसका मास कम है तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो मैच कर जाएगा, इसका मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो होगा कम होगा तो मैच कर जाएगा। तो संवेग जो होगा, मोमेंटम जो होगा वह क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं 40 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। देखिए जो मंदक होता है मतलब जो D2O होते हैं, भारी जल शीतलक मंदक ये सब होते हैं नाभिकीय, उसका काम क्या होता है कि जब यूरेनियम 92-235 या 238 को जब हम तोड़ते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, तो उसके वेलोसिटी को, उसके फिर रिएक्शन की दर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मंदक का इस्तेमाल करते हैं, यानी न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यानी फॉर द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज न्यूक्लियर रिएक्शन इज 2। तो क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, क्या होता है फंक्शन मॉडरेटर का, तो स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पी जब बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हम लोग इसके लिए 3 संयोजकता वाले हम क्या करते हैं पदार्थ को लेते हैं। द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो 3 संयोजकता वाले कौन है, तो यही है क्या, तो बोरॉन है, यानी बोरॉन का हम बिस्मिथ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्सेनिक का नहीं, फास्फोरस का नहीं, इसकी संयोजकता जो है 3 नहीं है, मतलब आउटर ऑर्बिट में 3 नहीं है, तो इसीलिए बोरॉन का हम इस्तेमाल करते हैं क्या,
तो बोरॉन के आउटर ऑर्बिट में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बोरॉन कितना है, 5 पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग किया जाता है। सुनिए, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डायोड जो होता है ना, डायोड ऐसा होता है, डायोड क्या, डायोड जो होता है वह ऐसा होता है। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो आप देखिएगा, जब एसी को डीसी, मतलब डीसी करंट जो हमारा इन्वर्टर होता है, उसमें हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। डायोड का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो दिष्टकारी के लिए। किसके लिए, दिष्टकारी के लिए। और दिष्टकारी कितने तरह के हम लोग पढ़े हैं, तो 2 तरह के, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में हम लोग 1 डायोड लगाते हैं और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 डायोड लगाते हैं। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए गोलीय दर्पण को पानी में डुबाई जाती है तो इसकी फोकस होगी। देखिए दर्पण की बात करें, अगर लेंस की बात करता ना तो इसकी फोकस चेंज हो जाती, लेकिन दर्पण जब पानी में हम डुबाएंगे तो इसकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो यानी समान रहेगा। ऑप्शन जो है कह रहा है घटेगा, क्या बढ़ेगा, क्या इसमें से कोई नहीं होगा, नहीं, समान रहेगा। क्या, ए स्फेरिकल मिरर इज इमर्स्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल, तो क्या होगा, रिमेन सेम होगा, रिमेन सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 2023 में होने वाले एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, वही क्वेश्चन है, और कौन सा सेट है, ई नंबर सेट है, सेट ई है। तो क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, बस आपको सेट इधर से उधर होते हैं, नंबरिंग चेंजिंग होता है। तो आप अगर एग्जाम दे के आए हैं मिला सकते हैं। क्या 23 आपको जो है 2023 में एग्जाम हुआ है, उसी का क्वेश्चन है। क्या, तो अपने एग्जाम की तैयारी के लिए भी आप देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। कह रहा है 44 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक जब परावर्तन होता है तो लाइट जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम में चला जाता है, तो इसके रूप में अगर हम अनुपात करें तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी क्या, 0, विल बी, सॉरी 1, विल बी क्या, 1 होता है, यानी गुणांक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन गुणांक की हम बात करें तो क्या होगा, 1 होगा। पार्थिव दूरबीन द्वारा बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब। देखिए पार्थिव दूरबीन जो बनाता है अंतिम प्रतिबिंब, पार्थिव दूरबीन में देखिए पहले बड़ा लेंस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद छोटा लेंस होता है, और ये जो अंतिम प्रतिबिंब यह तो पहले इन्फिनिटिव से आने वाली लाइट को फोकस पर काटेगा, यहाँ पे अपने फोकस प्लेन पर इमेज बनाएगा, फिर यह इधर बनाता है काल्पनिक बनाता है, क्या काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सीधा नहीं होगा, क्या इसके अकॉर्डिंग यह उल्टा होगा। मतलब कह रहा है कि द फाइनल इमेज फॉर्म बाय अ टेरेस्ट्रिकल टेलीस्कोप इज, कह रहा है पार्थिव दूरबीन द्वारा बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो क्या होता है, काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, वास्तविक होगा नहीं, वास्तविक नहीं होगा। अच्छा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, इस वस्तु जो है उसकी अपेक्षा सीधा नहीं होता है, यह उल्टा होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 46 नंबर, LCR परिपथ के धारा अनुनाद। अब देखिए जब रिजोनेंस की स्थिति आती है तो कालांतर क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। कालांतर क्या होना चाहिए, फॉर रिजोनेंस कंडीशन इन LCR सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। चलिए फटाफट हम लोग कर लें। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, एक कौन ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है।
और इसकी द्विकुंडली का मतलब दूसरे कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक ट्रांसफार्मर, हमने दो ट्रांसफार्मर होते हैं, दोनों को यहाँ बनाया है। यह एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यह अप है, यह डाउन है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखिएगा यहाँ कॉइल ज़्यादा लगा है, तो यहाँ जो होता है स्टेप अप में लो वोल्ट को हाई वोल्ट में कन्वर्ट करता है, लो वोल्ट को हाई वोल्ट में। तो जब हाई वोल्ट होगा तो करंट यहाँ क्या होगा, लो होगा, करंट क्या होगा, लो होगा। तो हमको कहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में, मतलब इसमें आपको करंट कैसा मिलता है, तो लो मिलता है, कम मिलता है। लेकिन वहीं आप स्टेप डाउन में आओगे तो यहाँ करंट ज़्यादा होगा लेकिन वोल्टेज कम होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, कम। यहाँ देखिए वोल्टेज ज़्यादा है और करंट क्या है, करंट का मान अधिक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस, यानी करंट क्या होता है, लेस होता है। यानी हम यहाँ पर कह रहे हैं ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ देख सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द वैल्यू ऑफ करंट इज सेकेंडरी कॉइल, दूसरे कॉइल में, कॉइल कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के कंपेयर में क्या होगा, लेस होगा। क्या ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन वह बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एक्स किरण है, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर किरण है, लाइट है, तो यह तो विद्युत चुंबकीय तरंग होगा ही होगा। लाइट कोई हो, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। क्या वह इलेक्ट्रॉन है, क्या वह धनायन है, क्या वह गतिमान इलेक्ट्रॉन आयन है, ऐसा नहीं। एक्स रे क्या है, तो एक्स रे हमारा है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं 49। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है क्रांति कोण का मान 30 है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। अब देखिए क्रांति कोण दे दिया है कितना, 30 डिग्री है। तो देखिए हम सिंपल से बात है, हम आराम से निकाल सकते हैं क्या चीज, उसकी वेलोसिटी। क्रांति कोण जब दिया है उस माध्यम में, तो हम जाहिर सी बात है थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्रांति कोण के लिए होता है साइन सी बराबर होता है 1/μ। साइन सी बराबर क्या होता है, 1/μ। तो अगर हम साइन सी के जगह क्या बैठा है, 30 डिग्री बैठा है, तो 1/μ हो जाएगा। इसका मान 1/2 बराबर 1/μ, तो μ बराबर क्या हो जाएगा, तो μ बराबर हो जाएगा 2, यानी साइन सी बराबर 1/μ। तो म्यू के म्यू, अगर यह 1/2 है, 1/μ है, तो म्यू का मान कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब जो आपका वेलोसिटी होगा मीडियम में, कभी भी आप जानते हैं म्यू टाइम्स कम होता है एयर के कंपेयर में। एयर के कंपेयर में कितना टाइम्स कम होता है, म्यू टाइम्स कम होता है, ठीक है। कह रहा है ना कि यदि माध्यम में निर्वात से संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्रांति कोण के लिए, तो देखिए निर्वात के कंपेयर में वह 2 टाइम्स कम। निर्वात में कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8/2, तो 2 से 2 काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या, तो आप देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अब इसको हम क्या बोलें, अब बोर्ड वाले लोग को हम क्या बोले इसमें, यानी इसको यहाँ पे 8 होना जरूरी है, तब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन जो है बोर्ड वाले ने मिस्टेक किया है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, आंसर जो है मिस्टेक, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए चीज। क्या, तो आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है। अगर 50 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं तो एक बार जरूर आप लोग लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है वे भी अपने जो है क्वेश्चन को मिला लें कि हाँ हमारा एग्ज़ाम जो है कैसा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इसमें कह रहा है उपलब्ध है, तो इनमें इधर आ जाइए,
हाँ, तो प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता होगा। देखो, द थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑब्टेन्ड आर। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाल, जब मैक्सिमम निकालना होगा तब पैरेलल में जोड़ेंगे कैपेसिटर को। जब पैरेलल में आप जोड़िएगा तो ये कितना आएगा, इसका वैल्यू 6 है, 6 है, 6 6 6 12 अब 12 6 18, यानी 18 माइक्रोफैराड। अगर मिनिमम की बात करें तो इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, और जब सीरीज में जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 3 आ जाएगा, तो 3 यानी यह 6 का एलसीएम 6, यह 1 1 1 3, तो यह हो जाएगा 2, यानी 2 और 8 18, 2 और 18, तो 2 और 18 जहां आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पर है, 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दिया है, कितना दिया है, I बराबर 60 साइन 100 पाई टी दिया है। तो कह रहा धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करिए, द रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन I बराबर 16 साइन 100 पाई टी। तो देखिएगा RMS का सूत्र क्या होता है, RMS बराबर होता है I0/√2। देखिए यह है, देखिए आप लोग इक्वेशन पढ़े हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I0 की जगह क्या दिख रहा है आपको 60, तो हम आराम से IRMS निकाल सकते हैं। IRMS बराबर I0 की जगह आप क्या रखिएगा 60 बटा √2, यानी 60/√2 अगर जहां नजर है 0 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, B मतलब 30 नहीं होगा, 60√2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। I0/√2 होता है RMS वैल्यू निकालने के लिए। देखिए LR परिपथ में प्रतिबाधा जो होता है द इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। देखिए इम्पीडेंस अगर LR सर्किट का हम निकाले तो सिंपल है, ठीक है। LR सर्किट में इम्पीडेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। L इधर होता है L के लिए, ठीक है, और R के लिए इधर होता है जिधर, तो हम लोग इसी डायरेक्शन में इसका इम्पीडेंस मतलब Z का मान आता है। कैसे निकालते हैं, तो देखिए एक है इधर, मान लेते इधर है V मतलब XL और इधर है R। XL को हम लोग बोलते हैं ओमेगा L, XL का मान क्या होता है ओमेगा L। तो बताइए इधर है ओमेगा L, इधर है R, तो रिजल्ट होगा इधर कैसे निकालेंगे, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं क्या, रूट अंडर R² प्लस इधर का मान कितना है ओमेगा स्क्वायर L²। तो ऑप्शन जो भी देखे, या रूट नहीं है काट दीजिए, रूट नहीं है, रूट है लेकिन स्क्वायर नहीं है, या रूट अंडर R² प्लस ओमेगा² L², ऑप्शन जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। अब एक बात देखिए, लूप आपके पास है, ऐसा लूप है, ठीक है, इसकी रेडियस हम पहले R था, अब क्या कर दिया जाए रेडियस 2 गुनी कर दी जाए, R को हम क्या करें 2 गुनी कर दे। R जब हम 2 गुनी करेंगे तो इसका एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज कर रहा है धारा को आधी कर दी जाए, और धारा को क्या करें I जो पहले था अब क्या हो जाए I/2 हो जाए, तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2 और 2 4, यानी 4 गुना इफेक्ट पड़ेगा, यानी 4 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 54 एक चोक कुंडली का स्वप्रेरण 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा कितना है, मतलब धारा का परिवर्तन है 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीजिंग बढ़ रही है, चलिए ठीक है बढ़ी है, तो चोक कुंडली का प्रेरण विद्युत वाहक बल होगा। अब बात तनी ध्यान से सुनिएगा, L बराबर होता है -E/dI/dt, -dI/dt।
तो एल का मान आप देखिएगा 5 हेनरी दिया है, तो हम एल के जगह क्या बैठा सकते हैं 5। ई का मान पूछ रहा है माइनस ई बटा डी आई बटा डी टी, मतलब यह प्लस में ही होगा। कितना दिया है 2, 2 को उधर भेज देंगे तो 10, 10 बराबर माइनस ई, यानी ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं -10। ठीक है, वोल्ट होगा क्या, क्योंकि EMF है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो यह -10 ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण है। अब देखिए पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण थोड़ा सा याद रखना कितना, 8.80 इंटू 10⁻22। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्या इसको ऊपर और लिखना चाहिए। ठीक, पावर में जो है वो क्या होना चाहिए, ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। इसको हम ऊपर कर लेते हैं, 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा सा एक टाइपिंग प्रॉब्लम है, तो हम लोग जो है उसको क्लियर थोड़ा करिए ले क्या। चलिए क्लियर तो इसी से कर लेते हैं। चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे, यहाँ पे होना चाहिए क्या। चलिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। देखिए कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है। तो देखिए यहाँ एक फिगर के माध्यम से भी समझा दिए हैं। कह रहा है द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंग है का मतलब इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हैं और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। और देखिए यह मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बीच का इसका बीच का एंगल कितना है, कालांतर क्या है। तो देखिएगा इसके बीच का जो कालांतर है, इसका जो फेस है वह इसी तल में है और इसका जो फेस है इसी तल में, सेम तल में है। तो फेस डिफरेंस अगर दोनों का निकाला जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। मतलब दोनों का फेस भले परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, लेकिन फेस तो एक ही में है, एक ही तल में है, तो इसीलिए फेस डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यह बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिया है कि 25 का द्विआधारी समतुलन में द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0 इज। मतलब 25 का हम बाइनरी कैसे निकालेंगे, तो किसी का भी बाइनरी आप निकाल सकते हैं। आप उसमें 2 से डिवाइड करिए, कितना से, 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, शेष बचा 1, यहाँ लिख दीजिए 2 से। 6 दूना 12, शेष बचा 0, फिर 2 से, 2 तिहाई 6, शेष बचा कितना, 0, फिर 2 से, 2 एकम 2, शेष बचा 1, यानी 1 1 डबल 0 1, ये क्या हो जाएगा, यह द्विआधारी होगा बाइनरी। मतलब यह 25 लिखा हुआ है बाइनरी में, मैच कर सकते हैं 1 1 1 1 डबल 0 1। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज है। ये देखिए कह रहा है कि 58 नंबर क्वेश्चन में कि व्यतिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वह क्या होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई विवर्तन फ्रिंज के तुलना में क्या होती है। इंग्लिश में देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि द वाइड ऑफ द डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज टू द वाइड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। कह रहा है व्यतिकरण और विवर्तन फ्रिंज की तुलना में, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, व्यतिकरण और विवर्तन फ्रिंज, व्यतिकरण और विवर्तन फ्रिंज में क्या होता है, आप फ्रिंज में थोड़ा समानता करिए। क्या यह दोनों समान होते हैं, तो देखिए व्यतिकरण और विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है। क्या एक ही जैसा होता है, नहीं होती, इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए इसके समान नहीं होती, मतलब उसके समान व्यतिकरण फ्रिंज बनता है
लेकिन दोनों एक दूसरे के समान नहीं होते। ऑप्शन बी जो हो जाएगा क्या, वह करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब अनइक्वल होते हैं। ऑप्शन बी जो होते हैं होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 59 क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, लाइट ईयर इज इक्वल टू। देखिए लाइट ईयर का जो मान है मतलब एक वर्ष में लाइट कितना दूरी चलता है, तो 9.46 किलोमीटर मतलब ट्रिलियन किलोमीटर, या हम बोल सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कह रहा है कि जब किसी ए मीटर को संट किया जाता है, देखिए कितना खूबसूरत, संट करने का मतलब अब रेसिस्टेंस को कम करना, संट किया जाता है तो परिपथ की कुल प्रतिरोध क्या होगी, घट जाएगी। वाह, बढ़ेगी क्या, नहीं, स्थिर रहेगी नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी घटेगी। जब संट किया जाता है तो इफ द एनी ए मीटर इज संटेड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, डिक्रीजेस। क्या होगा बाबू, डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अब बहुत कम ही क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए किसी अर्धचालक, यह क्या लिखा हो, अर्धचालक का ताप गुणांक का मान होगा। देखिए अर्धचालक की एक खासियत है, जैसे जैसे करंट इसमें दीजिएगा, सॉरी हीट दीजिएगा, इसकी चालकता बढ़ती है, मतलब और कंडक्टर में क्या होते हैं, सॉरी रेसिस्टेंस बढ़ती है। और अब देखिए, अब जैसे जैसे हम कंडक्टर में हीट देते हैं उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी, और कंडक्टर मतलब अर्धचालक में रेसिस्टेंस घटेगा। हीट देने पर कंडक्टर में उसका रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी, इसकी जो प्रतिरोध वैल्यू है, रेसिस्टेंस जो है वह घटेगा। तो इसका मतलब अर्धचालक का ताप गुणांक क्या होगा, तो नेगेटिव होगा। ताप गुणांक क्या मतलब, ताप पर यह क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ताप गुणांक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि साइक्लोट्रॉन में एक आवेशित कण का आवर्तकाल और v के बीच का महत्तम जो होगा वह रेशियो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं क्या टी रेशियो भी टी समानुपाती भी होगा, ऐसा नहीं होगा। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v स्क्वायर के, ऐसा नहीं। तो टी जो हो जाएगा 1/v², टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v² लिख सकते। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। 1D ग्राफ जनित्र, देखिए 1D ग्राफ जनित्र से क्वेश्चन उठा दिया गया है। 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है, 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनित्र है जो एक्स रे उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक्सरे मशीन में। और एक्सरे कितना लाइट पर उत्पन्न होता है, तो एक्सरे जब उत्पन्न होता है उसके लिए अत्यधिक वोल्टेज की आवश्यकता है, मतलब मिलियन में, मतलब 10,000 वोल्ट से लेके 20,000 वोल्ट जब हम देते हैं तब। तो इसका काम होता है वोल्ट को ज़्यादा जनरेट करना। क्या तो कह रहा क्या यह धारा अधिक देता है, ऐसा नहीं। क्या निम्न धारा और निम्न वोल्टेज ये भी नहीं है, उच्च धारा और उच्च वोल्ट कहता तो ये सही होता, लेकिन क्या उच्च धारा तो नहीं, तो केवल उच्च वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्मित जो है, विस्मित मतलब 210 का अर्ध आयुकाल 5 है, तो 20 दिन बाद नाभिक की अविघटित अंश होगी, मतलब कितना अंश रह जाएगा। ठीक है, विस्मित का आइसोटोप वैल्यू है, ठीक है, आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू विस्मित इज 5 डे। द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑन डीके एट द एंड ऑफ 20 डे विल बी। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा हमारा, जैसे 5 डे है तो 1/5 मतलब हमारा 5 और 20 की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 4 क्या, और हम इसको हम देख लें यानी 2। ठीक, यानी हमारा यह हो जाएगा 1/16, 1/2 इंटू 1/2 4 का है तो 1/2 इंटू 1/2,
तो ये हो जाएगा कितना, हाफ टाइम के लिए 1 2 3 4 1/16। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात किस रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए विद्युतीय बल और देखिए विद्युत बल सबसे ज़्यादा है। आप देखिएगा, आप किसी चीज़ को रगड़िए, देखिए किसी चीज़ को आप छोड़ते हैं, पृथ्वी अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन आप किसी को रगड़िए सट जाएगा, आप लटकाइए वह नहीं गिरेगा। का मतलब विद्युतीय बल ज़्यादा होता है गुरुत्वीय बल की तुलना में। तो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 10 के पावर 42, 10 के पावर कितना 42, क्या इतना ऑर्डर में होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर उल्टा पूछा रहता कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स तो माइनस हम कहते, 10 के पावर -42। कह रहा है दो आवेश क्यू हैं। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए कह रहा है दो आवेश क्यू हैं, दो आवेश क्यू हैं। तो मान लेते हैं हम यहाँ एक आवेश क्यू ले लेते हैं, एक आवेश क्यू है। कह रहा है कि इसके बीच एक क्यू आवेश रखा जाता है। तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान, ए चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू। अब देखिए कह रहा है कि दो चार्ज जो हैं क्यू है और कह रहा है इसके सेंटर में एक चार्ज हम क्यू रखें। तो बताइए इस क्यू का मान कितना होगा, ताकि जो है यह क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम चलिए इसको हम बना ही लेते हैं। क्या देखिए अगर इस पर हम नेट फोर्स देखें, मान लेते हैं यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट सी है। तो इसके द्वारा अगर हम इस पर फोर्स निकालें कितना हो रहा है, और इसके द्वारा हम इस पर फोर्स निकालें, अगर यह जीरो है मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो है, उस स्थिति में इसका चार्ज का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो अगर फोर्स एट ए ड्यू टू बी निकाले तो क्या लिखेंगे, के Q1 Q2। तो Q1 Q2 का मतलब Q² बटा बीच का दूरी हम मान लेते हैं R, बीच का दूरी क्या मान लेते हैं R, तो R²। अच्छा, और इसके फोर्स एट ए ड्यू टू सी के द्वारा निकालिए, कितना लिखेंगे, के क्यू बटा आर बीच में है तो R/2 का होल स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम के लिए इसको एक का फोर्स इधर होना चाहिए तो दूसरे का फोर्स इधर होना चाहिए, मतलब इसके द्वारा लगाए बराबर और विपरीत। तो हम वैल्यू ने इसको हम बराबर और विपरीत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम। देखिए यानी हम इक्विलिब्रियम के लिए कर रहे हैं KQ² बटा R² बराबर है। देखिए थर्ड स्टेप पर है, ऊपर चल जाएगा 4K मतलब स्क्वायर है तो 4 हो गया, QQ बटा R² से R² कटेगा, K से K कटेगा, एगो Q से एगो Q कटेगा। तो अब देखिएगा जो Q का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ बचा एगो Q, यहाँ बचा क्या Q, और यहाँ बचा 4 इधर जाएगा तो 4 क्या, हाँ, और क्या होगा यहाँ बराबर, इधर हो गया Q। अब यह Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो -Q/4 होना चाहिए, -Q/4 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो है बी जो है आपको करेक्ट नज़र आता हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। एक थोड़ा सा देख लो, अगर इक्विलिब्रियम यहाँ भी निकाल सकते हैं, इसके द्वारा फोर्स, इसके द्वारा फोर्स, ये क्या होना चाहिए बराबर और एगो इक्विलिब्रियम में होगा तब सब रहेंगे इक्विलिब्रियम में। क्या, तो एक पर फोर्स निकाल लीजिए, फिर इसके द्वारा फोर्स निकालिए, ये आपस में बराबर और क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो बराबर और विपरीत किए हैं, क्या काट दिए हैं, तो हमको Q का वैल्यू मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण का मान कितना होगा कि विद्युत
स्थिति सम स्थिति में होगी। विद्युत द्विध्रुव जो होगी वह किस स्थिति में होगी? देखिए डाइपोल मोमेंट जो होता है, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपसे पूछा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मतलब P और इलेक्ट्रिक फील्ड E, और कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड E, कि देन डाइपोल इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा। टॉर्क के काम करेगा PE साइन थीटा, ठीक है। अगर थीटा का मान हम 0 रखते हैं तो टॉर्क हमारा 0 आ जाएगा, तो इसीलिए हम थीटा की जगह क्या बैठाएंगे? 0। ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपको 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राशि जो है आपको सदिश दिख रहा है? तो आप सदिश के बारे में आप तो बहुत जानते हैं। देखिए ऑल फ्लक्स स्केलर, जितना भी फ्लक्स है वो अदिश होता है, तो ये तो होगा नहीं। सभी विभव, विद्युत विभव, चुंबकीय विभव, गुरुत्वीय विभव, ये सभी अदिश राशि है। और कार्य ऊर्जा, शक्ति, ये सब अदिश है। विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सारा ऊर्जा जो होगा वो अदिश है। हाँ, तीव्रता जो हो जाएगा सदिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर? क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है और घुमा के दिया है कि y बराबर a साइन, मतलब y बराबर 4 साइन क्या दिया है? 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा दिया है। एक बार क्वेश्चन जो है आप लोग क्लियर कर ले। ये कितना क्वेश्चन दिया है? सेकंड 4 साइन ओमेगा टी दिया। देखिए सॉरी, y बराबर दिया है 4 साइन ओमेगा टी, और y क्या दिया है? g दिया है। y1 है, यह y1 है और यह y2 है। y2 का मान है 3 cos ओमेगा टी। अब देखिए गौर से देखिए, एक का एम्पलीट्यूड है 4 और एक का है 3, तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा मैक्सिमम जब भी हम निकालते हैं, मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जैसे मान लें यह एक वैल्यू है, यह एक है, यह इसकी डायरेक्शन यह होगी। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू की? तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट कितना हुआ? 5। यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा, देखिए परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। देखिए परिनालिका जो होती हैं, विद्युत परिनालिका जिसको हम बोलते हैं, यह परिनालिका जो है, इसमें आपको परिनालिका है, इसमें जो है आपको क्या पूछ रहा है कि द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर द सोलेनोइड इज। तो सोलेनोइड में मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होती है? तो b²/2 म्यू नॉट होती है। b²/2 म्यू नॉट। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे जो हैं स्टूडेंट देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं वे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। और यह क्वेश्चन जो है 2023 का क्वेश्चन है। क्या बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था 2023 में, और हु बहु इसमें कोई कटौती नहीं है, वही क्वेश्चन है, आप जाके मिला सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है सबको एक बार गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज। चलिए थैंक यू।